नमस्कार, मैं कुमारी रीता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, RLSY कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह है प्रेजुडिस, पूर्वधारणा। पूर्वधारणा के जो स्वरूप थे उसकी चर्चा मैंने पहले के ऑडियो में कर चुकी हूँ और आज मैं उसके निर्धारक की चर्चा करूंगी। हमारे जो सिलेबस है, जो BA Sem 3 CC 7 के यूनिट 4 के अंतर्गत आता है, पूर्वधारणा के स्वरूप और उसके निर्धारक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो स्वरूप की चर्चा मैंने इससे पहले के ऑडियो में कर दिया है, तो आज हम टू द पॉइंट उसके निर्धारक की चर्चा करूंगी और वो निर्धारक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हैं। यही दो हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक निर्धारक पूर्वधारणा के, इसकी मैं आज चर्चा करूंगी। मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अहंग को किसी तरह का आघात पहुंचने पर या आघात लगाने वाले के प्रति घृणा और द्वेष की पूर्वधारणा बनती है। इसी प्रकार व्यक्ति जिस समूह का सदस्य रहता है, उस समूह के प्रति उसमें अपनत्व की भावना का विकास हो जाता है। जब कोई व्यक्ति या अन्य समूह उस समूह से घृणा करता है और उसे क्षति पहुंचाना चाहता है, तो व्यक्ति में उस व्यक्ति या अन्य समूह के प्रति द्वेष भाव का आविर्भाव होता है। इसी द्वेष भाव के कारण पूर्वधारणा का निर्माण होता है। जब कोई व्यक्ति उस समूह के प्रति सहानुभूति दिखाता है, तो उस समूह के सदस्यों में उसके पक्ष में पूर्वधारणा का निर्माण होता है। इस प्रकार पूर्वधारणा किसी व्यक्ति के पक्ष में निर्मित हो या विपक्ष में, दोनों ही के पीछे जो मनोवैज्ञानिक कारक या कारण होते हैं वो इस प्रकार है। पहला, आत्मसम्मान की प्रेरणा, मोटिव ऑफ सेल्फ रिगार्ड। हर व्यक्ति में स्वाभिमान पाया जाता है, जिसे वैयक्तिक स्वाभिमान कहा जाता है। यह वैयक्तिक स्वाभिमान व्यक्ति के स्व अर्थात सेल्फ से जकड़ा होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व निहित रहता है। इसके विपरीत होने वाली क्रियाओं को वह स्वाभिमान विरोधी मानता है। व्यक्ति का दूसरा सामूहिक स्वाभिमान होता है। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य रहता है, उस समूह के प्रति ही सामूहिक स्वाभिमान होता है। यानी उस समूह के साथ वह अपना मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित कर लेता है। इस संबंध के कारण वह समूह के उत्थान से खुश होता है और पतन से दुखी होता है। वह अपने आप को समूह का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समझने लगता है। इसके साथ साथ वह अन्य समूह के सदस्यों में भी अपने को श्रेष्ठ समझता है और उनसे सम्मान पाना चाहता है। हालांकि वह स्वयं दूसरों को सम्मान देना अपना कर्तव्य नहीं मानता है। इसके साथ साथ अपने समूह को भी वह सर्वश्रेष्ठ समझता है। यदि कोई व्यक्ति या अन्य समूह उसके तथा उसके समूह के प्रति सम्मान नहीं दिखलाता है, तो वह उसका विरोधी हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग एक दूसरे के प्रति पूर्वधारणा बना लेते हैं, जिसके कारण बराबर तनावपूर्ण वातावरण बना रहता है। दूसरा है असामान्य व्यक्तित्व, एबनॉर्मल पर्सोनैलिटी। मनोवैज्ञानिक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि असामान्य व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त असामान्य व्यक्ति में सोचने का ढंग, समस्या समाधान के उपाय और रहन सहन आदि में भिन्नता आ जाती है। वह प्रत्येक समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है और उसका समाधान भी उसी तरह से करने लगता है। इस प्रकार के व्यवहार से उसे समस्या समाधान में
काफी बाधा आ जाती है, जिससे वह बेचैन हो जाता है और बराबर मानसिक संघर्ष से घिरा रहता है। जैसे स्थिर व्यामोह या पैरानोया से पीड़ित व्यक्ति को यह गलत विश्वास हो जाता है कि उसके सगे संबंधी तथा अन्य लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरह अपने संबंधियों को भी वह अपना दुश्मन समझने लगता है। इस तरह वह सभी को शंका की दृष्टि से देखता है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की पूर्व धारणाओं का निर्माण हो जाता है और जिसे चाहने पर भी व्यक्ति आसानी से दूर नहीं कर पाता है। तीसरा है शिक्षण व अनुकरण, लर्निंग एंड इमिटेशन। बच्चों में सीखने एवं अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह इस प्रवृत्ति के कारण अपने परिवार, पड़ोस, स्कूल, जाति तथा संस्कृति की पूर्व धारणाओं को भी सीख लेता है। हिंदू परिवार के बच्चे मंदिर में पूजा करने के तौर तरीके को सीख लेते हैं। मुस्लिम परिवार के बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने के रस्म रिवाज को सीखते हैं। इस प्रकार के शिक्षण के क्रम में उनमें एक दूसरे के प्रति जो भी भावना या जो पूर्व धारणा का निर्माण हो जाता है, वे ये समझने लगते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है या दूसरे का धर्म अच्छा है। ये सब भावना यदि वह अपने अड़ोस पड़ोस में देखता है तो वह उसी से सीखता है और उसके अंदर ये पूर्व धारणा बन जाती है कि मेरा समाज अच्छा है उनके समाज से। इस तरह की भावना से पूर्व धारणा और मजबूत हो जाती है, अतः सीखना और अनुकरण करना पूर्व धारणा का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक है। चौथा है आत्म परिरक्षा या प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस। प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति अपने द्वारा की हुई गलती को दूसरों के मत्थे मढ़ना पसंद करता है। वह अपने को दोषी ठहराना नहीं चाहता। जो व्यक्ति या समूह उसकी इस आत्म प्रतिरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करता है, उसके प्रति उसके मन में बुरी भावना बैठ जाती है और इसी बुरी भावना के चलते उसमें उनके प्रति पूर्व धारणाओं का निर्माण हो जाता है। इस तरह आत्म प्रतिरक्षा पर आघात करने वाले व्यक्ति या समूह पर व्यक्ति विरुद्ध पूर्व धारणा विकसित हो जाती है और जिसके चलते उनके बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। पांचवा है दोषपूर्ण अभियोजन, माल एडजस्टमेंट। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के विभिन्न नियमों, आदर्शों, रीति रिवाजों आदि के अनुसार अपना व्यवहार करता है, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो वातावरण के प्रत्येक पहलू को ठीक से समझ नहीं पाते, जिसके कारण उन्हें उस वातावरण में अभियोजन करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई के चलते उसे निराशा भी होती है और वह इस तरह के वातावरण से घृणा करने लगता है, जिसका परिणाम होता है कि वह वातावरण के प्रति विरुद्ध पूर्व धारणा का निर्माण पनप जाता है उनके अंदर। इस प्रकार वह व्यक्ति उस वातावरण तथा उसके सदस्यों के प्रति गलत धारणा बना लेता है। इस प्रकार की पूर्व धारणा का निर्माण दोषपूर्ण अभियोजन के कारण ही होता है। छठा है सामाजिक दृढ़ता की इच्छा, डिजायर ऑफ सोशल कंफर्मिटी। हर समाज के अपने नियम, आदर्श, परंपरा, अंधविश्वास होते हैं। जो व्यक्ति उस समाज में रहते हैं वे इन परंपराओं, आदर्शों आदि को बिना किसी हिचक तथा छानबीन के स्वीकार कर लेते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उस समाज में जो पूर्व धारणाएं होती है उन्हें भी व्यक्ति अपनाता है। इस प्रकार पूर्व धारणा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनी रहती है। सातवां है विफल आवश्यकताएं, फ्रस्ट्रेटेड नीड्स। पूर्व धारणा के निर्माण में एक और मनोवैज्ञानिक कारण यह होता है कि कभी-कभी हताश या विफल व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्व धारणा के द्वारा करता है और हर व्यक्ति की कुछ शारीरिक, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है। यदि इनमें से किसी भी आवश्यकता की तुष्टि निरंतर नहीं होती तो उससे व्यक्ति में निराशा का जन्म होता है।
इस निराशा के चलते उसमें कुछ विरोधी प्रतिक्रिया का आविर्भाव होता है, जो कुछ समय के बाद पूर्वधारणा का एक आवश्यक अंग बन जाती है। जैसे पूंजीपति श्रमिकों का आर्थिक शोषण करते हैं, जिसके कारण श्रमिक अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता कि श्रमिकों में विफलता के भाव जाग जाते हैं। यही विफलता का भाव आगे चलकर पूंजीपतियों के प्रति अनादर, घृणा, द्वेष आदि से भरपूर पूर्वधारणा का निर्माण करता है। तो बच्चों, ये तो थे मनोवैज्ञानिक निर्धारक जो कि हमारे पूर्वधारणा को प्रभावित करते हैं। अब हम कुछ सामाजिक कारण बताएंगे जो कि हमारे पूर्वधारणा को निर्धारित करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों के अतिरिक्त कुछ सामाजिक कारण भी हैं जो पूर्वधारणा के निर्माण में सहायक होते हैं। व्यक्ति समाज के जिस वातावरण में पलता है उसका प्रभाव उस पर निश्चित रूप से पड़ता है। अतः पूर्वधारणा को जन्म देने वाले सभी मनोवैज्ञानिक कारणों से सामाजिक कारणों का महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं है। अतः ये जो सामाजिक निर्धारक कारक या कारण है वह निम्न है। पहला, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस। हर समाज में सभी लोग एक स्तर या वर्ग में नहीं होते हैं। उनके रहन सहन के ढंग, व्यक्तित्व, आमदनी, उम्र आदि में अंतर पाया जाता है, जिनके कारण व्यक्तियों की सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। जैसे भारत में बहुत सारे जाति भेद की जो परंपरा पहले होती थी, वो जो एक उसको लेकर जो एक पूर्वधारणा का विकास हुआ है, ऐसे समाज या परिवार में पले हुए बच्चों का यह पूर्वधारणा का निर्माण, इस तरह के पूर्वधारणा का निर्माण होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। दूसरा है सामाजिक निषेध तथा प्रतिबंध, सोशल टैबूज एंड रेस्ट्रिक्शंस। हर समाज में किसी न किसी प्रकार के रीति रिवाज, आदर्श तथा प्रतिबंध होते हैं। हम अपने समाज में ही ऊंची नीची जाति के भेदभाव को देखते हैं, उसके खान पान, ब्याह आदि को देखते हैं, तो पाते हैं कि ऊंची और नीची जातियों में खुलकर खान पान तथा ब्याह नहीं होता, उसमें सामाजिक प्रतिबंध लगे हुए होते हैं। इससे उनमें मनमुटाव बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति पूर्वधारणा का निर्माण भी होता है। अतः सामाजिक निषेध और प्रतिबंध पूर्वधारणा का एक प्रमुख कारण है। ज्यादा कड़ाई अगर इस क्षेत्र में बच्चों के साथ या विद्यार्थियों के साथ या और भी किसी के साथ होने से यह और भी ज्यादा विकसित होता है। सांस्कृतिक अंतर। तीसरा है कल्चरल डिफरेंसेस। पूर्वधारणा का मूल कारण सांस्कृतिक अंतर भी है। सांस्कृतिक व्यक्ति के विकास को काफी हद तक प्रभावित करती है। व्यक्ति जिस संस्कृति में पलता है वह उसे नासमझी और संकीर्ण विचार के कारण अन्य संस्कृतियों में श्रेष्ठ समझने लगता है। वह दूसरी संस्कृति को हे दृष्टि से देखता है और यही श्रेष्ठता और हीनता की भावना पूर्वधारणा को जन्म देती है, जिसमें कि जाति प्रथा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चौथा है सामाजिक अवस्थाएं तथा घटनाएं, सोशल कंडीशंस एंड फेनोमेना। सामाजिक अवस्थाएं तथा घटनाएं भी पूर्वधारणा के निर्माण में सहायक होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग अपनी संस्कृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। किसी खास त्योहार या पर्व के अवसर पर ही लोग अपने समूह की ओर आकृष्ट होते हैं। वे एक खास स्थान पर एकत्र होते हैं, वहां उनमें उनके समूह के प्रति अनुकूल पूर्वधारणा का निर्माण होता है। साथ ही दूसरी संस्कृतियों के लोगों के प्रति, उनके पर्वों के प्रति प्रतिकूल पूर्वधारणा का निर्माण कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी पर्वों या त्योहारों के अवसर पर हम देखते हैं कि सांप्रदायिक दंगे भी हो जाया करते हैं। इस तरह ये पूर्वधारणा को प्रभावित करती हैं ये सारी सामाजिक अवस्थाएं एवं घटनाएं। तो इस तरह हमने इस सेगमेंट में देखा कि पूर्वधारणा को किस तरह से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक निर्धारक प्रभावित करते हैं। उम्मीद है हमारे बच्चों को इससे लाभ होगा। धन्यवाद।